हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ छात्रावास अधीक्षक के लिए मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज, जो दोस्तों आपका छात्रावास अधीक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम जो भी क्वेश्चन करेंगे ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं सीजी व्यापम में पूछे गए और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक से ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन है और इसी टाइप में देखिए जो आपका छात्रावास अधीक्षक में जो आपका सिलेबस में दिया गया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल छांट करके लाया गया है। तो आज हम इसको मॉक टेस्ट के रूप में लेंगे। आप सभी क्वेश्चन को आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद नहीं बनता है तो फिर मैं सभी क्वेश्चन को एकदम ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बहुत ही कम टाइम में बनाने का ट्रिक बताऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों हमने छात्रावास अधीक्षक के लिए लगभग सभी क्लास को जितना देखिए आपका जो सिलेबस में दिया गया है उन सिलेबस से संबंधित हम लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, जो आपको प्लेलिस्ट 1 और प्लेलिस्ट 2 के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर के सभी वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको यहीं से 110% क्वेश्चन यहीं से ही देखने को मिलेंगे मैथ्स में। आपको और कहीं बाहर से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा क्लास देखते हैं, ठीक, आपका प्लेलिस्ट 1 और प्लेलिस्ट 2 इन दोनों में जितना भी वीडियो मैं आपको कंप्लीट करा दिया हूँ हॉस्टल वार्डन के लिए, अगर आप सभी क्लास को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखते हो तो आपको और कहीं बाहर से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा क्लास के साथ हम मैराथन क्लास और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज भी कंप्लीट करा दी हैं, तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जा करके उन सभी वीडियो को जरूर देखिए। तो फिर चलिए हम कोई देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट, हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप पहले खुद से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से आप बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो आप खुद के सेल्फ प्रैक्टिस के लिए पहले क्वेश्चन को आप बनाइए, उसके बाद नहीं बनता तो फिर मैं यहाँ पर बता ही रहा हूँ आप सभी को बिल्कुल बेसिक से। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है कि 3 विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट प्रत्येक क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलते हैं। यदि वे एक साथ 8 बजकर आपका देखिए 20 मिनट समय पर एक साथ बदलती हो तो अब फिर से एक साथ कब बदलेंगी। देखिए 3 अलग अलग आपको देखिए ट्रैफिक लाइट दिया गया है। सभी ट्रैफिक लाइट का जो है बदलने का टाइमिंग यहाँ पर आपको दिया गया है। पहला का देखिए टाइमिंग है 48 सेकेंड, दूसरा का है 72 सेकेंड और तीसरा का है दोस्तों 108 सेकेंड के बाद ये आपस में इसका जो लाइट जो है वो बदलता है। इस प्रकार से क्वेश्चन में बोल रहे हैं। ठीक है, कभी आपका ट्रैफिक लाइट जो है ग्रीन जलेगा या फिर कभी येलो जलेगा या फिर कभी रेड जलेगा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि यदि वे एक साथ 8 बजकर 20 मिनट पर एक साथ बदलती हो, ठीक है, तीनों जो है एक ही कलर एक ही टाइम में बदलती हो। कितने टाइम में दोस्तों आपका 8 बजकर 20 मिनट में। तो इसी क्रम में इसी प्रकार वो फिर से एक साथ कब बदलेंगी ये हमें पूछा गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका सहायक संपरीक्षक 2015 में और फूड इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका हॉस्टल वार्डन के लिए। तो फिर आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न है, तो आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए अगर आपको और भी ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक करके इसको बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए 3 विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट के जलने का हमें समय दिया गया है। एक दिया है दोस्तों हमें 48 सेकेंड, एक दिया गया हमें 72 सेकेंड और एक हमें दिया गया दोस्तों 108 सेकेंड। ठीक है, इस क्रम में इतने समय के अंतराल में ये जो है जल रही हैं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि यदि वे एक साथ 8 बजकर 20 मिनट पर एक साथ वो जलती है तो अगली बार एक साथ वो कब बदलेंगी। मतलब देखिए दोस्तों ये एक जो ट्रैफिक लाइट है वो 48 सेकेंड के बाद अपना जो है लाइट के कलर को चेंज कर रही है। ठीक है, मतलब दूसरा कलर में जल रही है। एक जो है 72 सेकेंड के बाद चेंज हो रही है। ठीक है, एक जो है 108 सेकेंड के बाद चेंज हो रही है। अब देखिए ये तीनों एक साथ कब चेंज होगी, कितने समय में चेंज होगी, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 48, 72 और 108 का अगर मैं एलसीएम निकाल दूँ तो ये कितना हो जाएगा। देखिए अगर मैं पहले इसको 12 से पहले देखिए डिवाइड कर दूँ, ये हो जाएगा दोस्तों 12 चौक 48, ये हो जाएगा 12 छक्के 72, ये हो जाएगा 12 निया 108। ठीक है, 12 के बाद दोस्तों उसके बाद ये हमारा देखिए और किससे जाएगा, ये जाएगा दोस्तों हमारा 2 से। अब देखिए कई स्टूडेंट यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने पहले 12 से क्यों किया, आपने पहले 2 से क्यों नहीं किया। तो देखिए आप चाहो तो इसको 2 से ही कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे पता है दोस्तों कि 48 जो है 12 के पहाड़ा में भी आता है, 72 भी आता है, 108 भी आता है, तो इसको मैंने ईजी करने के लिए डायरेक्ट 12 से ही कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो इसको पहले 2 से, 3 से, 4 से इस प्रकार से करके देख सकते हो। ठीक है, दोनों में सेम ही आएगा।
अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको 2 से करूँ तो कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, 2 तिया 6 और ये 9 का 9। फिर से ये हमारा किससे जाएगा दोस्तों, 2 से, ये तो 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 9 हो गया। उसके बाद ये किससे जाएगा दोस्तों, ये जाएगा आपका देखिए 3 से, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये 3। ठीक है, लास्ट में आपका कितना बच गया दोस्तों, 3। मतलब यहाँ पर देखिए हमें कितना मिला, यहाँ पर हमें मिला 12 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पर देखिए 12 दूने कितना होता है 24, 24 दूने 48 और ये 48 गुणित 3 तिया 9, 48 गुणित 9। अगर मैं 48 गुणित 9 कर दूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 9 8 72 की 2 और ये 7, 9 चौक 36 और ये 7 करने पर कितना आ जाएगा 43, 43। कितना आ गया दोस्तों 43, 432 सेकेंड। कितना लग गया दोस्तों 432 सेकेंड, जो कि ये तीनों आपस में सेकेंड में है। तो ये हमारा जो भी आएगा दोस्तों एलसीएम, ये भी आपका सेकेंड में आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया 432 सेकेंड। कहने का मतलब ये तीनों ट्रैफिक लाइट हर बार 432 सेकेंड के बाद एक साथ जलेंगी। ठीक है, हर 432 सेकेंड के बाद एक साथ जलेंगी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, जो आपका 432 सेकेंड है, ठीक है, ये तो हमारा सेकेंड में है। उसके बाद देखिए हमें टाइम क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपका आवर में, ये हो जाएगा आपका मिनट में और ये हो जाएगा आपका सेकंड में। ठीक है, इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। खास करके आपका ट्रैफिक रूल हो गया या आपका रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टॉप हो गया, उसमें आपको टाइम इसी क्रम में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको आवर, मिनट और ये सेकंड तीनों एक साथ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से 432 सेकंड को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 432 और ये भागित में अगर मैं देखिए इसको हमें किससे भाग करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं 60 से भाग कर दूँ तो ये कितने बार में जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 6 सत्ते 42। कितना होता है 6 सत्ते 42, ये हो गया आपका 420। 432 में से अगर 420 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हमारा बच जाएगा दोस्तों 12। कितना बच गया 12। ठीक है, देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 432 को हमने 60 से भाग किया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से साइड में बनाता हूँ। 432 को मैंने 60 से भाग किया तो हमारे पास देखिए कितना मिला, एक मिला दोस्तों 7 और एक मिला 12। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 7 हो जाएगा दोस्तों आपका मिनट में, क्योंकि इसको हमने मिनट से भाग किया है, तो 7 हो जाएगा दोस्तों आपका मिनट में और शेष फल हो जाएगा दोस्तों आपका सेकंड में। ठीक है, मतलब 7 मिनट और ये 12 सेकंड के बाद आपस में एक साथ बजेंगी। ठीक है, यही चीज़ हमें फाइंड करना था। अब उसके बाद देखिए हमें क्या दिया गया है, यदि वे एक साथ 8:20 पर एक साथ बदलती हो तो अगली बार वो कब बदलेंगी, मतलब 8:20 में अगर वो एक साथ बदल रही हैं तो अगली बार वो 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद वो एक साथ बदलेंगी। मतलब हर 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद तीनों ट्रैफिक लाइट एक साथ बदलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है 8 घंटा 20 मिनट और ये 00 सेकंड में हम क्या करेंगे दोस्तों 7 मिनट और ये 12 सेकंड को जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके 8 घंटा 27 मिनट और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 12 सेकंड। मतलब उसके बाद देखिए दोस्तों इस टाइम के बाद 8 घंटा 27 मिनट और ये 12 सेकंड के बाद वो तीनों ट्रैफिक लाइट एक साथ बदलेंगे। ठीक है, यही चीज़ हमें पूछा गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान होते हैं। देखिए किस में दिया गया दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी में 8 घंटा 27 मिनट और ये 12 सेकेंड। तो कभी भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दे दिया जाए कि आपका देखिए कहीं जो है ट्रैफिक लाइट हो गया, या फिर इसी में आपको दोस्तों घंटी करके भी दिया रहता है। ठीक है, आपको अलग अलग घंटी का आपको अलग अलग टाइमिंग दिया रहेगा और बोलेगा कि आपको जो भी आपको 3 घंटी दिया गया है, 4 घंटे दिया गया है, सभी एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। तो देखिए यहाँ से आपको कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है दोस्तों, उन सभी का हमें निकाल लेना है एलसीएम। उसके बाद उस एलसीएम को या तो हमें देखिए यहाँ पर हमें जो टाइमिंग दिया रहेगा उसको हमें हमेशा ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें ये जो टाइमिंग दिया है ये दोस्तों आपस में सेकंड में दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको आवर और ये मिनट में दिया है, तो इसको आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। सेकंड में रहेगा उसको हम मिनट में बदलेंगे, या फिर मिनट में दिया रहेगा उसको हम आवर में चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए क्या दिया है कि 12 के 2 गुणजों का एलसीएम 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या निम्न में से क्या होगी। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में इसको बना सकते हो। तो आप इसको एक बार बनाने का प्रयास कीजिए।
बिल्कुल सभी से बनना चाहिए और सभी का कमेंट आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप पहले हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। आपका ए होगा, देखिए आपका 12 आएगा कि 72 आएगा, आपका 96 आएगा कि या फिर 84 आएगा। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़ा कीजिएगा। कभी भी आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दिला रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर आपको डायरेक्ट ऑप्शन से ही पता चल जाता है। जैसे कि देखिए इसमें क्या दिया है कि 12 के 2 गुणज, क्या है दोस्तों, 12 के कितने गुणज है, 2 गुणज हैं, ठीक है। और इन दोनों गुणजों का देखिए कोई सा भी आपका देखिए 12 के कोई सा भी 2 गुणज होगा, और क्या बोल रहा है कि इन दोनों गुणजों का, ठीक है, एक गुणज को यहाँ पर देखिए ये हो गया x, ये हो गया y। अभी हम मान नहीं रहे हैं, बस आपके समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 12 का देखिए कोई सा भी 2 गुणज हो गया दोस्तों, और इन दोनों गुणजों का एलसीएम कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 1056। अब यहाँ पर देखिए 12 का जो भी 2 गुणज है, इसमें से एक संख्या हमें दिया गया 132, एक संख्या हमें कितना दिया गया है दोस्तों, 132। तो हमें दूसरा संख्या निकालना है, ठीक है। और जो दूसरा संख्या है दोस्तों, वही दूसरा संख्या आपका ऑप्शन में दिया गया है, या तो 12 होगा, 72 होगा, 96 होगा या फिर 84 होगा, ठीक है। वही दूसरा संख्या इन चारों ऑप्शन में से कोई सा भी होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से बनाइए जो हमने सीखा है एलसीएम एचसीएफ में, या फिर दोस्तों इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हो, ठीक है। दूसरा संख्या आप पहले 12 मान के, 72 मान के, 96 मान के या फिर 84 मान करके बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम बनाते हैं दोस्तों ऑप्शन से। देखिए 12 के 2 गुणज, ठीक है, 12 का देखिए एक गुणज हमें दिया गया दोस्तों 132, और दूसरा गुणज कोई सा भी आएगा इनमें से, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, 12 के गुणज, मतलब 12 क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों से कॉमन निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो भी संख्या आएगा, यहाँ पर देखिए y की जगह में जो भी संख्या आएगा तो ये 132, और ये y की जगह में जो भी संख्या आएगा दोस्तों, इन दोनों से 12 कॉमन निकला हुआ है, मतलब 12 क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है। 12 क्या हो जाएगा, देखिए एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों नंबर से जो हाईएस्ट कॉमन नंबर निकला रहता है उसी को हम बोलते हैं दोस्तों उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, मतलब 12 क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़े होगा दोस्तों, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ठीक है। देखिए दूसरी संख्या हमें कितना दिया गया है, 132, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, दोनों संख्याओं का एलसीएम। देखिए हमें एलसीएम कितना दिया गया है, इसको मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है, दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणित दोनों संख्याओं का एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमें क्या मिल गया दोस्तों, ये हमें मिल गया 12। देखिए बिल्कुल डायरेक्ट आप इसको बना सकते हो, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम पहली संख्या निकाल सकते हैं। पहली संख्या कहने का मतलब इन्हीं दोनों में से कोई सा भी एक संख्या, ठीक है। चाहे तो मैं इसको पहली संख्या मान सकता हूँ, चाहे तो मैं इसको पहली संख्या मान सकता हूँ, ठीक है। एक संख्या होगी पहली संख्या, और उसके बाद हो जाएगी दोस्तों जो दूसरी वाली है वो दूसरी संख्या। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक संख्या को हमने क्या माना, मान लीजिए इसको हम XYZ कुछ ही मान सकते हैं, और दूसरी संख्या हमें देखिए दिया गया 132। तो यहाँ से दोस्तों हम एक संख्या निकाल सकते हैं, मतलब पहली संख्या इसको हम XYZ कुछ ही मान सकते हैं। इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 1056 गुणित 12, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 132, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको अगर मैं कटा दूं, ये आपका कटेगा क्या, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 12 एकम 12, ये भी दोस्तों 12 एकम 12, एक बच गया, ये भी आपका 12 एकम 12, ठीक है। मतलब ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 1056 बटे 11। देखिए मैं आपको बस समझाने के लिए इतना आराम से आपको मैं समझा रहा हूँ, एक एक नंबर को कटा कर, ठीक है। अदरवाइज आप इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बनाइएगा। देखिए ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 11 एकम 11, 11 नहीं 99, 6 बच गया, ये आपका 66 हो गया, और ये 11 छक्के 66। मतलब देखिए दोस्तों दूसरी संख्या कितना आ गया दोस्तों, ये हमें मिल गया 96, ठीक है। कितना मिल गया दोस्तों हमें 96, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए किस में दिया गया आपका, ये ऑप्शन नंबर सी में। तो कभी भी इस प्रकार से प्रश्न आ जाए, खास करके आपका एलसीएम एचसीएफ का, तो आप ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न बनता है दोस्तों आपका घंटी वाला, ठीक है, जिसका हम एलसीएम निकाल करके बनाते हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से किया। और दूसरा बनता है दोस्तों, देखिए अब आपको डायरेक्ट जैसे कि कोई से भी आपको नंबर दे दिया जाएगा 256 और ये 512,
इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालिए या फिर एलसीएम निकालिए, इतना इजी अब व्यापम नहीं पूछता, ठीक है। यहीं से आपको घुमा फिरा करके प्रश्न पूछने लगा है, खास करके आपका व्यापम में। लेकिन दोस्तों ऐसे प्रश्नों को बनाने का आपको देखिए जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस रहेगा उतना ही स्पीड से आप इसके ट्रेडिशनल वाले क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। और देखिए 1 मिनट में आपका समय लेना चाहूँगा। जैसे कि अभी एग्ज़ाम का डेट आ रहा है, तो अभी आप एग्ज़ाम से 5 दिन पहले 10 दिन पहले ऐसे कई सारे वीडियो देखेंगे कि तुक्का कैसे लगाएं, ठीक है, तुक्का लगा करके कैसे छात्रावास अधीक्षक का पेपर निकालें। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा, ठीक है। कभी भी दोस्तों तुक्का लगा करके, खास करके जिस भी एग्ज़ाम में आपका देखिए माइनस मार्किंग हो, जिस भी एग्ज़ाम में आपका 300 वैकेंसी हो, 300 वैकेंसी में से आपका देखिए 6 लाख 6.5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे हों, उसमें दोस्तों किसी भी स्टूडेंट का तुक्का लगा करके जो है जॉब नहीं लगेगा, ये तो आपका 100% है। तो आप ऐसे वीडियो से बिल्कुल दूर रहिएगा कि तुक्का लगा करके हम जो है जॉब ले सकते हैं। तो अभी आपको ऐसा कई सारे वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इनसे बिल्कुल दूर रहिएगा। देखिए आपका तुक्का वाला खास करके उन एग्ज़ाम के लिए होता है, ठीक है, उन एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत काम करता है, जैसे कि आपका CTET हो गया, ठीक है, आपके या फिर आपका CGTET हो गया। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये आपका कॉम्पिटिशन नहीं है, ये आपका खाली क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और इसमें आपका कोई माइनस मार्किंग नहीं होता। तो आप यहाँ पर तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन आप अगर बोलोगे कि मैं छात्रावास अधीक्षक जैसे एग्ज़ाम को, ठीक है, इसमें आपका इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि इस एग्ज़ाम को मैं तुक्का लगा करके पास कर लूँगा, तो फिर ये आपके मन का वहम है। तो अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आप अभी से जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बना सकते हो, उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाइए, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, किसी पार्टी में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:1 रह जाता है। पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे, ये हमें पूछा गया, ठीक है। तो बिल्कुल इसको बनाने का प्रयास कीजिए और सभी स्टूडेंट्स इसका जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बनने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों आपका छात्रावास अधीक्षक 2014 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। तो आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, क्या दिया है, किसी पार्टी में, इसको बनाने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है, मैं इसको आपको ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। देखिए क्या दिया है, किसी पार्टी में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात कितना दिया गया दोस्तों, क्रमशः 5 और ये 3, ठीक है, क्रमशः 5:3 हमें दिया गया है। तो कभी भी आपको इस प्रकार से अनुपात दिया रहता है तो उसमें हमें क्या मान लेना है दोस्तों, उसमें हम मानेंगे, देखिए माना अनुपात, उसको हम क्या मानेंगे, एक को मानेंगे दोस्तों हम 5x, ठीक है, और दूसरे को मानेंगे हम 3x, ठीक है। जो भी आपको अनुपात में दिया रहेगा उसी के साथ हम x करके मान के चलेंगे। मतलब एक संख्या हमने माना दोस्तों 5x और दूसरी संख्या हमने माना 3x, ठीक है, जो भी हमें अनुपात के रूप में दिया रहेगा। ये तो हो गया दोस्तों हमारा पहला काम। अब देखिए दूसरा काम क्या है, जो चीज़ हमें क्वेश्चन में बोला गया है सेम हम वही करते चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं। अब देखिए इन दोनों का अगर मैं अनुपात निकालूं, देखिए एक हो जाएगा दोस्तों आपका 5x और एक हो जाएगा आपका 3x, ठीक है। 5x क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात, 5x क्या है दोस्तों, लड़कों की संख्या, 3x क्या है, लड़कियों की संख्या। ये तो हमें अनुपात से ही पता चल रहा है। 5x है दोस्तों लड़कों की संख्या और 3x है लड़कियों की संख्या। इन दोनों का अनुपात ही तो बोला है ना क्वेश्चन में, इसीलिए हमने लिया दोस्तों इन दोनों का अनुपात। अब देखिए उसके बाद क्या बोला है, यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं, जितने भी लड़के रहे होंगे, ये जो 5x का वैल्यू जो भी रहा होगा, यहाँ से 10 लड़के चले जाते हैं। मतलब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ से माइनस ये 10, ठीक है, हम लड़कों से ही माइनस करेंगे ना कि लड़कियों से, क्योंकि क्या बोल रहा है कि 10 लड़के पार्टी से चले जाते हैं। तो लड़कों की संख्या क्या है दोस्तों आपका, देखिए 5x हमने माना है, यहाँ से 10 लड़के चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तब के कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:1 रह जाता है, ठीक है। यहाँ से अगर 10 लड़के चले जाते हैं तो इन दोनों का अनुपात जो भी आएगा वो आपका 1:1 के बराबर हो जाएगा। इतना ही हमें प्रश्न में बोला गया है। तो इसको देखिए मैं डायरेक्ट इसको तिर्यक गुणा कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5x - 10 का मैं 1 के साथ गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 5x - 10 और ये बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3x × 1, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 3x। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये 5x है और ये 3x है। अगर मैं x वाले को एक साइड करूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5x - 3x, ये कितना हो जाएगा, ये
2x और ये बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 10। ठीक है, 10 जो है इधर चले जाएगा, ये माइनस है और इधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस। मतलब x का मान कितना मिल गया हमें, x का मान कितना मिल गया दोस्तों 5। ठीक है, x का मान हमें कितना मिल गया 5। तो कभी भी आपको इस प्रकार से अनुपात में प्रश्न दिया रहेगा तो यहाँ पर हमारा पहला काम क्या रहेगा कि हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, जो भी हमने संख्या यहाँ पर माना है x से लेकर के, ठीक है, तो हमें उसी x का मान निकालेंगे। अगर हमारा मान निकल गया तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कितना ईजी प्रश्न है और यही प्रश्न आपको छात्रावास अधीक्षक में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें x का मान मिल गया दोस्तों 5। मतलब यहाँ पर देखिए 5x हमने क्या माना था, लड़कों की संख्या। यहाँ पर से कितना हो जाएगा दोस्तों, लड़कों की संख्या 5 गुणित 5 कितना हो गया दोस्तों आपका 25। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों 5 गुणित 3 कितना हो जाएगा, मतलब ये 5 तिया 15। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल संख्या हो जाएगा आपका देखिए 25 और ये 5 30, 30 और ये 10 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, कुल संख्या क्या हो जाएगा, कुल संख्या ही हमें पूछा गया है। कुल संख्या देखिए क्या बोला कि पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे, तो कुल कितने व्यक्ति थे इसमें आ जाएंगे दोस्तों आपका लड़कों की भी संख्या और लड़कियों की भी संख्या, दोनों की संख्या को हम मिला देंगे तो कुल पार्टी में जो संख्या उपस्थित थे वो हमारा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके 25 और ये धन 15। 25 और 15 को मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 40। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए किसमें दिया गया है आपका, ये ऑप्शन नंबर बी में। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, यदि कुछ राशि ए बी और सी के बीच क्रमशः 2:3:7 के अनुपात में वितरित की जाती है एवं अगर ए और बी का कुल हिस्सा मिलकर सी के हिस्से से 1500 रुपये कम होता है तो उसमें ए का हिस्सा कितना होगा, यह हमें पूछा गया है। देखिए इस प्रकार से आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेम यही कंडीशन रहेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको या तो ए का हिस्सा पूछ देगा, या तो आपको बी का हिस्सा पूछ देगा, या तो आपको सी का हिस्सा पूछ देगा। तब के कंडीशन में हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इस टाइप से भी देखिए जो भी आज हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सभी क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी क्लास में कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने हमारा थ्योरी क्लास देखा है तो ये सभी क्वेश्चन आपसे विद इन सेकेंड बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो देखिए ये प्रश्न भी आपका एसआई मेंस एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, इसको हम बनाते हैं। देखिए सेम टू सेम अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी प्रकार से ये भी बनेगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपको वही पूछे जाएंगे, बस उसमें थोड़ा सा आपको उलटफेर कर देता है। ठीक है, व्यापम जो है या व्यापम हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये कहीं से कोई क्वेश्चन को आविष्कार करके नहीं लाता। या तो फिर ये क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उसी को उठा करके दे देंगे, या फिर उसी में थोड़ा बहुत डाटा को चेंज करके पूछता है। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें क्या चीज़ चेंज किया गया है, यदि कुछ राशि ए बी और सी के बीच क्रमशः 2:3:7 के अनुपात में वितरित की जाती है तो देखिए यहाँ पर ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा हम क्या मान करके चलते हैं। ठीक है, इन तीनों का हिस्सा मान लीजिए, ए का हिस्सा को हम मान लेते हैं दोस्तों 2x, बी के हिस्सा को हम मान लेते हैं दोस्तों 3x और सी के हिस्से को हम मान लेते हैं 7x। ठीक है, सेम यही काम हमने किया था। उसके बाद देखिए दोस्तों जो चीज़ क्वेश्चन में बोल रहा है हमें सेम वही काम करना है। देखिए क्या बोल रहा है, एवं अगर ए और बी का कुल हिस्सा मिलकर, ठीक है, ए और बी का कुल हिस्सा मिलकर ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए का हिस्सा, ये हो जाएगा आपका बी का हिस्सा, ये हो जाएगा आपका सी का हिस्सा। इतना तो हमें पता ही है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, अगर ए और बी का कुल हिस्सा मिलकर, मतलब ए और बी का कुल हिस्सा कितना हो जाएगा। देखिए आपके समझने के लिए इसको मैं लिख देता हूँ, ये ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और ये सी का हिस्सा। अगर ए और बी का कुल हिस्सा मिलकर, मतलब ये 2x और ये 3x, ये दोनों मिल करके क्या हो रहा है दोस्तों, सी के हिस्से से 1500 रुपये कम हो रहा है। ठीक है, देखिए जो भी सी का हिस्सा होगा, सी का हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्तों 7x, इससे कितना कम हो रहा है दोस्तों 1500 रुपये कम हो रहा है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, सी का जो भी हिस्सा है इससे हम 1500 रुपये को घटा देंगे। ठीक है, यही चीज़ हमें क्वेश्चन में बोला गया है। अब उसके बाद देखिए क्या बोला दोस्तों, इस कंडीशन में हमें दिया गया है, तब के कंडीशन में हमें ए का हिस्सा क्या हो जाएगा ये चीज़ निकालना है। तो यहाँ से हमारा देखिए सबसे पहला काम क्या रहेगा दोस्तों, देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था। यहाँ से हमारा पहला काम क्या रहेगा, हमें निकालना है दोस्तों एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकलेगा। देखिए ये हो जाएगा आपके 3 और 2 5x हो गया, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 7x और ये माइनस ये हो जाएगा आपका 1500। ठीक है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। 5x को मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ,
1500 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 7x माइनस 5x, ये कितना हो जाएगा आपके 2x, और ये बराबर में कितना हो जाएगा आपके 1500। ठीक है, दोनों साइड माइनस माइनस कट जाएंगे, इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1500/2। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 1500/2, मतलब x का मान कितना मिल गया हमें 1500 में अगर मैं 2 का भाग करूँगा तो कितना निकल जाएगा, ये 750। देखिए हमारा x का मान निकल गया। ठीक है, हमारा x का मान निकल गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, या तो हम a का हिस्सा निकाल सकते हैं, या तो हम b का हिस्सा, या तो हम c का हिस्सा। ठीक है, या फिर कई बार प्रश्न में ये भी आपको पूछ दिया जाएगा कि तीनों का हिस्सा क्या हो जाएगा, तब की कंडीशन में हम तीनों को जोड़ देंगे। लेकिन हमें इस प्रश्न में क्या बोला दोस्तों, a का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा है देखिए आपका a का हिस्सा, तो a का हिस्सा क्या हमने क्या माना था, 2x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 2 गुणित x का मान कितना है 750। ठीक है, तो 750 होने कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1500। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, जो कि हमें दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, यहीं पर अगर आपको b का हिस्सा पूछ दिया जाता तब की कंडीशन में हम क्या करते दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3x मतलब 3 गुणित 750। अगर हमें c का हिस्सा पूछ दिया जाता तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 7x मतलब 7 गुणित 750। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। देखिए इसमें आपका ना ही कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला यूज होगा, ना ही कोई इसमें आपका लंबा चौड़ा कोई कंसेप्ट है। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, बस इसमें हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, कैलकुलेशन का स्पीड थोड़ा तेज होना चाहिए। तो फिर चले देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा के औसत अंक 90 हैं। यदि सभी विद्यार्थियों के अंक 5 से बढ़ाए जाते हैं तो कक्षा के नए औसत अंक क्या होंगे। ठीक है, बिना पेन उठाए, बिना पेपर उठाए ये प्रश्न आप सभी से बनने चाहिए। तो फिर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें कमेंट कीजिए। देखिए क्या दिया दोस्तों, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा के औसत अंक 90 हैं। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट है 30। अब क्या बोला है कि 30 विद्यार्थियों का जो एक कक्षा है उसका औसत अंक कितना है दोस्तों, 90 है। अब उसके बाद देखिए क्या बोला है, यदि सभी विद्यार्थियों के अंक 5 से बढ़ाए जाते हैं तो कक्षा के नए औसत अंक क्या होंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर हमें इस प्रकार से प्रश्न दिया हो और बोला हो दोस्तों कि सभी विद्यार्थियों के औसत अंक एक साथ बढ़ाए जाते हैं, एक ही क्रम में या फिर बढ़ाए जाते हैं, एक ही क्रम में या फिर घटाए जाते हैं, एक ही क्रम में या फिर गुणा किए जाते हैं, एक ही क्रम में अगर भाग किए जाते हैं, तब के कंडीशन में दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिए जो भी चेंजेस हम सभी विद्यार्थियों में करेंगे वही सेम चेंजेस क्या हो जाएगा दोस्तों उसके नए औसत में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या बोला है, सभी विद्यार्थियों के अंक 5 से बढ़ाए जाते हैं। जो टोटल 30 विद्यार्थियों हैं, ठीक है, जो टोटल 30 विद्यार्थी हैं, इन तीनों के औसत अंक 5 से बढ़ाए जाते हैं तो कुल औसत जो भी आपका देखिए कुल औसत है वो भी आपका 5 अंक बढ़ेगा। ठीक है, जो कुल औसत रहेगा दोस्तों वो भी आपका 5 अंक बढ़ेगा। यहीं पर अगर आपको अगर बोल दिया जाता कि सभी विद्यार्थियों के अंक 5 से घटाए जाते हैं तो जो कुल औसत जो नया हमें मिलता उसमें भी दोस्तों 5 की आपको कमी देखने को मिलती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपको औसत दिया गया है 90, चूँकि यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के अंक 5 से बढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के अंक एक साथ बढ़ रहे हैं तो जो भी आपका औसत रहेगा दोस्तों उसमें भी आपको 5 की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मतलब औसत पहले 90 था, उसके बाद औसत कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 95। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, विद इन सेकेंड का प्रश्न है आपका दोस्तों, तो सभी से बनना चाहिए था ये प्रश्न। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं फिर हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, बहुत ही आसान से प्रश्न है ये भी। 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया। बाद में पता चला गया कि 2 प्रेक्षणों को 46 तथा 82 लिया गया है, जबकि उनका सही मान 64 तथा 28 है। तदनुसार 18 प्रेक्षणों का सही औसत क्या हो जाएगा, ये चीज़ हमें पूछा गया है। ठीक है, देखिए वैसे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगर आपने हमारा औसत वाला चैप्टर बिल्कुल ध्यान से देखा होगा तो ये प्रश्न आपसे बहुत ही कम टाइम में बनने वाले हैं। तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। सभी का कमेंट आना चाहिए दोस्तों और सभी का लाइक भी आना चाहिए। देखिए क्या हो जाएगा, 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया। ठीक है, 18 प्रेक्षणों का औसत कितना निकाला गया दोस्तों, 124। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 18 प्रेक्षणों का औसत, मतलब 18 प्रेक्षणों का अगर मैं योग निकालूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके 124 गुणित 18। ठीक है, ये हो जाएगा 18 प्रेक्षणों का योग। अगर मैं 124 गुणित 18 करूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये
18 चौक 72 की 2, ये बचा 7, 18 दोनों कितना हो जाएगा 36 और ये 7 कितना हो गया, ये हो जाएगा दोस्तों 43, 3 ये हमारा बचा 4, 18 का 18 और ये 4 कितना हो गया 22। ठीक है, ये कितना हो गया दोस्तों आपके 2232। ठीक है, 18 प्रेक्षणों का योग हमें कितना मिल गया दोस्तों 2232। अब उसके बाद देखिए हमारा असली तामझाम बचा हुआ है। क्या बोला है कि बाद में पता चला कि दो प्रेक्षणों को 46 तथा 82 लिया गया। ठीक है, जबकि उनका सही मान 64 तथा 28 है। देखिए उसको क्या लेना था दोस्तों 64 तथा 28 लेना था। उसने क्या गलती किया कि उन दोनों की जगह में 64 और ये 28 की जगह में उसने 46 और ये 82 ले लिया। मतलब यहाँ पर उसने क्या गलती किया दोस्तों 46 और 82 ले लिया और उसको क्या लेना था 64 तथा 28। तो इस प्रकार के प्रश्न में जो नया औसत पूछा रहेगा उसका मान कैसे निकलेगा। ठीक है, मतलब सही एवरेज, सही औसत, सही औसत ये कैसे निकलेगा दोस्तों। देखिए कुल औसत, ठीक है, माफ कीजिएगा, कुल 18 प्रेक्षणों का योग ये हमने कितना निकाला है, ये हमने निकाला है दोस्तों 2232। ठीक है, देखिए कुल 18 प्रेक्षणों का योग हमने कितना निकाला है 2232। अब इसमें हमारा काम क्या है दोस्तों, जो चीज़ हमें मिस्टेक हुआ है, जो चीज़ हमसे मिस्टेक हुआ है उसको हमें हटा देना है। जो चीज़ हमसे मिस्टेक हुआ है उसको हमें हटा देना है और जो चीज़ हमें लाना था उसको हमें जोड़ देना है। ठीक है, देखिए हमसे मिस्टेक क्या हुआ दोस्तों, हमने गलती से क्या ले लिया, हमने गलती से लिया 46 और ये 82, ये दोनों अंकों को हमने गलती से ले लिया। मतलब इन दोनों अंकों को हमें हटा देना है। मतलब 46 और ये 82 को अगर मैं जोड़ देता हूँ, यहाँ पर देखिए सही औसत हम बाद में निकालेंगे, पहले आपके समझने के लिए इसको मैं लिख लेता हूँ। देखिए गलत प्रेक्षण, ठीक है, गलत प्रेक्षण क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत मतलब हमसे मिस्टेक क्या हुआ है। देखिए गलत प्रेक्षण कौन कौन से हैं, ये है दोस्तों आपके 46 और ये 82। ठीक है, ये दोनों हमसे मिस्टेक हुआ था। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 128। और सही प्रेक्षण जो हमें लाना था, सही प्रेक्षण जो हमें लाना था, इनका मान क्या था, इनका मान क्या है दोस्तों, इनका मान है आपका 64 और ये 28। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो इनका मान क्या आ जाएगा, ये 92। तो सही औसत हमसे क्या निकलेगा, तो कुल 18 प्रेक्षणों का योग। इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, गलत प्रेक्षण को हमें हटा देना है। मतलब गलत प्रेक्षण कितना है दोस्तों आपका 128, इसको हमें हटा देना है। मतलब ये हो जाएगा -128 और इसके जगह में क्या करना है दोस्तों, सही प्रेक्षण को ला करके लिखना है। तो सही प्रेक्षण कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 92। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, गलत प्रेक्षण को हमने हटा दिया और सही प्रेक्षण को हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हम निकाल रहे हैं औसत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका टोटल नंबर। ठीक है, और देखिए टोटल कितने नंबर है दोस्तों, देखिए टोटल ये आपका प्रेक्षण ये आपका नंबर ही है। तो टोटल कितने नंबर है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 18। बस हमें इतना सही कंसेप्ट यहाँ पर समझना है, कभी भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए। ठीक है, देखिए जो भी आपका मिस्टेक रहेगा उसको हमें हटा देना है, उसको माइनस कर देना है। जो भी हमें सही मान लाना रहेगा उसको हमें जोड़ देना है। ठीक है, ये निकल करके आ जाएगा दोस्तों आपका सही औसत। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसका मान देखिए कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 128 में से अगर मैं 92 को अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 36। ठीक है, मतलब ये 2232 में से अगर मैं 36 को माइनस करूँ तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका ये 2196। ठीक है, ये आ जाएगा आपके 2196 और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 18। ये हो गया 2196 और ये बटे में 18। अगर मैं इसको घटा दूँ, देखिए हमारे कितने बार में कटेगा, 18 का 18, ये भी जाएगा दोस्तों 18 का 18, 19 20 21, 3 बच गया। ये हो गया दोस्तों आपका 39 39। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 18 दूने 36, उसके बाद आपके फिर से 3 बच गया, 18 दूने 36। कितना मिल गया दोस्तों हमारा सही औसत 122। ठीक है, जो कि हमें दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर 122। देखिए अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 75% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, दोनों विषयों में क्या बोला है दोस्तों, अनुत्तीर्ण हुए, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए।
ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है, बिल्कुल एक लाइन में, बिल्कुल आप इसको 5 सेकंड में बना सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका ट्रिक, तो आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए एक बार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप हमें कमेंट कीजिए। और ये वाला प्रश्न दोस्तों आपका सीजी टेट 2017 में भी पूछा गया है और आपका सीजी व्यापम के भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए क्या बोला है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 75% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 75% विद्यार्थी दोस्तों गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, उत्तीर्ण मतलब पास हुए, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। तो देखिए इसका बहुत ही आसान सा ट्रिक क्या है दोस्तों, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रतिशत वाले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ था। देखिए क्या क्या दिया है यहाँ पर, परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 75% विद्यार्थी जो है गणित में उत्तीर्ण हुए। 75% विद्यार्थी जो है गणित में उत्तीर्ण हुए। उसके बाद हमारा अगला काम क्या होता है, जितना प्रतिशत आपको अनुत्तीर्ण दिया रहेगा, ठीक है, दोनों में, ठीक है, जितना प्रतिशत आपको अनुत्तीर्ण दिया रहेगा उसको भी हमें जोड़ना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुल 5% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, इसको भी हम क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। ठीक है, और जो भी मान आएगा यहाँ, इसमें से जो भी मान आएगा इसमें से हम 100 को माइनस कर देंगे। बस इतना सही हमारा ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक टाइप और बनता है कि 70% विद्यार्थी, मान लीजिए कोई से भी सब्जेक्ट दिया रहेगा आपको, अंग्रेजी में ही हम मान के चलते हैं, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 75% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए। तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 70% विद्यार्थी अगर अनुत्तीर्ण होते हैं मतलब 30% विद्यार्थी आपके पास होंगे, उत्तीर्ण होंगे। तो कभी भी या तो आपको अनुत्तीर्ण दिया हो तब की कंडीशन में हमें उत्तीर्ण वाला तब के कंडीशन में हमें उत्तीर्ण वाला ही लेना है, या फिर अगर आपको उत्तीर्ण दिया रहे तब के कंडीशन में हमें उत्तीर्ण वाला ही लेना है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन में, मतलब दोनों सब्जेक्ट में जो टोटल विद्यार्थी हैं वो उत्तीर्ण हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को प्लस, और जो दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, ठीक है, उसको भी हमें क्या करना है दोस्तों, प्लस। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा उसमें से हमें 100 को घटा देना है, यही हमारा ट्रिक है। यहाँ पर देखिए 70 और ये 75 कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 और ये 75 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 145। 145 में अगर मैं 5 को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 150। 150 में मैं क्या करूंगा दोस्तों, 100 को माइनस कर दूंगा, मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों मेरा, 50%। ठीक है, मतलब कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो कुल 50% विद्यार्थी जो है वो दोनों में उत्तीर्ण होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना लंबा चौड़ा, कितना लेंदी सा क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन का था। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलना चाहूँगा दोस्तों कि सभी का आप थ्योरी क्लास जा करके देखिए। हमने बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ट्रिक के साथ, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ हर एक टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट कराया हुआ है। सभी क्लास आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं का योगफल पहली संख्या का 28/25 है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और यही प्रश्न दोस्तों आपका देखिए 3 बार व्यापम में पूछा गया है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन, कोई डाटा आपको चेंज नहीं मिलेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको 3 बार व्यापम में पूछा गया है। आप चाहो तो इसको गूगल सर्च करके भी देख सकते हो। ठीक है, देखिए इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए या तो आपको इसी टाइप में आपको डाटा को चेंज करके देगा, या फिर हो सके तो आपको देखिए एज इट इज आपको क्वेश्चन को उठा करके भी दे सकता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपका सीजी व्यापम में जो भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये आपको खाली गणित में ही नहीं, ठीक है, आपको देखिए हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका बाल मनोविज्ञान हो गया, या फिर आपका कंप्यूटर ही हो गया। ठीक है, इस सभी से आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें कमेंट कीजिए, जल्दी से इसको सभी बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, दो संख्याओं का योगफल पहली संख्या का, देखिए हमें जो भी दिया गया है, दो संख्या हमें नहीं पता है, माना पहली संख्या है दोस्तों x, दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं y।
ठीक है, यहाँ पर हमारा देखिए सबसे पहला काम क्या है, माना हम पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को y। उसके बाद देखिए जैसा प्रश्न में बोल रहा है वही चीज़ हम करते चलते हैं। क्या बोला है कि दो संख्याओं का योगफल, इन दोनों का योगफल, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ x धन y। क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का योगफल पहली संख्या का, पहली संख्या हमने माना x, दूसरी संख्या हमने माना y, पहली संख्या का 28/25 है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों पहली संख्या का मतलब x का मतलब ये हो जाएगा x गुणित ये हो जाएगा दोस्तों 28/25। यही चीज़ हमें शाब्दिक रूप में दिया गया है। ठीक है, उसको हमने न्यूमेरिक रूप में लिख लिया, हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए इस कंडीशन में हमें दिया गया है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा ये चीज़ हमें पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं या तो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ या फिर मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखिए 25 जो इधर आपका देखिए दोनों के साथ भाग हो रहा है, इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो ये x प्लस y के साथ गुणा हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपके 25x धन ये हो जाएगा दोस्तों आपका 25y बराबर में ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके 28, ये 28x। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं x और x वाले को एक साइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25x को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 28x माइनस 25x। मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 25y, इधर आपका बच जाएगा 25y बराबर 28 में से अगर मैं 25 को मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ये 3x। ठीक है, मतलब x का मान कितना मिल जाएगा मुझे, x का मान मिल गया दोस्तों ये 25 और ये y और ये बटे में क्या मिल गया दोस्तों x। ठीक है, x का मान सॉरी ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, x का मान हमें क्या मिल गया दोस्तों 25/3y। ठीक है, यहाँ से हमें x का मान मिल गया। उसके बाद देखिए अब आप फिर से आ जाइए दोस्तों प्रश्न में। देखिए क्या बोला है, अगर हमें इस प्रकार से कंडीशन दिया हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, जो दूसरी संख्या है दोस्तों वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत हो जाएगा ये चीज़ हमें पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए दूसरी संख्या कौन सी है दोस्तों, दूसरी संख्या क्या है हमारे पास y। तो दूसरी संख्या पहली संख्या x का कितना प्रतिशत, इसी प्रकार से हम प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका 100 में से आपका देखिए मान लीजिए आपका 100 में से आपका 50 नंबर आया तो आपका कितना प्रतिशत बन गया, तो इसी प्रकार से हम प्रतिशत निकालते हैं। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों y/x। क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों 100 से गुणा। ठीक है, बस हमें इतना सा काम करना है। ये हो गया आपका y/x गुणित 100। मतलब ये हो गया दोस्तों आपका देखिए y/x का मान हमारे पास देखिए कितना आ गया 25y/3। कितना आ गया दोस्तों ये 25y और ये बटे में 3। यहाँ पर हमने x का मान रख दिया और ये कितना हो गया दोस्तों आपका गुणा में 100। बस यहाँ पर हमारा देखिए सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बस इतना सही कंसेप्ट था, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए आपके y से y तो पहले कैंसिल हो जाएगा, 3 जो है ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3 गुणित 100। देखिए कितना हो जाएगा ये 3 गुणित 100, ये हो गया 3 गुणित 100 और ये नीचे में कितना बच गया दोस्तों आपका 25। 25 से कम 25, 25 चौक 100, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया दोस्तों आपके 3 चौक 12। कितना आ गया दोस्तों ये 3 चौक 12%। यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, जो कि आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, जो चीज़ हमें क्वेश्चन ने बोला है सेम हमने वही किया। यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन यूज करने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसी प्रकार से प्रश्न दोस्तों आपके देखिए व्यापम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो खास करके जो क्वेश्चन आपका देखिए कई बार रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन हमसे छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, 6 पेन का विक्रय मूल्य 7 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 पेन का विक्रय मूल्य 7 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप हमें कमेंट कीजिए। देखिए सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का ए होगा, ये आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ए होगा या बी होगा या सी होगा ये या फिर डी होगा। इस प्रकार से कमेंट सभी बच्चों का आना चाहिए। आप लोग कमेंट और लाइक करने में काफ़ी कंजूसी करते हो। चलिए बताइए फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्या दिया दोस्तों, 6 पेन का विक्रय मूल्य 7 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए मैंने अभी तक आपको क्या बताया, देखिए कई क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, देखिए अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया ये सभी क्वेश्चन आपका व्यापक में पूछा गया है। ठीक है, और अधिकतर क्वेश्चन में दोस्तों हमने फॉर्मूला का यूज बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमने अपना कंसेप्ट लगाया और जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको हमने समझा, उसी आधार पे हमें आंसर मिल गया।
इस प्रश्न में भी हमें सेम वही काम करना है। देखिए क्या बोला है, 6 पेन का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या मतलब क्या होता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस एसपी, ठीक है, और क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपका सीपी। 6 पेन का विक्रय मूल्य मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 6 इंटू एसपी, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 7 पेन के विक्रय मूल्य के, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, 7 पेन के क्रय मूल्य के, ठीक है, शायद मैंने अभी आपको विक्रय मूल्य बोल दिया, 7 पेन के क्रय मूल्य के, ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 7 गुणित सीपी, ये हो जाएगा दोस्तों 6 गुणित एसपी, ये हो जाएगा आपका 7 गुणित सीपी। कहने का मतलब 6 पेन का विक्रय मूल्य और 7 पेन का क्रय मूल्य ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, यही चीज़ हमें क्वेश्चन में बोल रहा है। तो यहाँ से देखिए एस पी अपॉन सी पी मैं निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ दोस्तों। एस पी अपॉन सी पी अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 7 और ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भाग हो जाएगा, मतलब एस पी अपॉन सी पी कितना मिल गया दोस्तों हमें 7/6, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों 1। उसके बाद देखिए हमें क्या चीज़ पूछा है, लाभ या फिर हानि प्रतिशत। देखिए लाभ या फिर हानि प्रतिशत, ये हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत मतलब क्या होता है दोस्तों, एसपी माइनस सीपी, ठीक है, एसपी माइनस सीपी मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, वहीं से हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है ये चीज़ पता चलता है। तो इन दोनों का डिफरेंस ये हमें कितना मिला दोस्तों, 1 मिला। और ये बटे में क्या आ जाएगा, बटे में देखिए हमेशा लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि प्रतिशत हो, ये हमेशा किस पे निकलता है, ये हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों बटे में सीपी, इसका मान कितना दिया गया है 6, और ये हो जाएगा दोस्तों गुणा में 100, चूँकि हमें प्रतिशत निकालना है तो हम कर देंगे दोस्तों गुणा में 100। बस इतना सही कंसेप्ट है इस प्रकार के प्रश्न का। तो यहाँ पर देखिए ये कितना आ जाएगा आपके, ये हमारा एक बार कट जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 तिया 6 और ये हो जाएगा दोस्तों 50, मतलब ये हमें देखिए क्या मिल गया दोस्तों 50/3, 50/3। अगर मैं 50 को 3 से भाग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 16 से ही, ठीक है, 16 तिया ही हो जाएगा दोस्तों हमारा 48, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 16 से ही 2/3%, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए ये तो हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है वो हम कैसे पता करेंगे, तो कभी भी आप एस पी माइनस सी पी करेंगे, इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा, देखिए एस पी का मान 7 है, सी पी का मान 6 है, हमने इन दोनों का डिफरेंस किया, ये हमारा आया दोस्तों 1, ठीक है। ये जो आपका देखिए जो भी डिफरेंस आया रहेगा दोस्तों, ये अगर आपका प्लस में आता है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका लाभ। अगर यही डिफरेंस अगर आपका माइनस में आता उसका मतलब क्या हो जाता दोस्तों, हमारा टोटल में हो जाता हानि, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए जो भी हमारा आया वो हमारा प्लस में था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका डिफरेंस ही आपका प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पर जो भी हम फॉर्मूला से निकालेंगे वो वैल्यू भी आपका प्लस में आएगा, ठीक है। तो प्लस में आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाभ हो रहा है, मतलब 16 से ही 2/3% का क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। देखिए अब आपका आ गया दोस्तों साधारण ब्याज। देखिए दोस्तों मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को भी मैंने आपको बिना फॉर्मूला का सॉल्व करना सिखाया हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप जा करके हमारा हॉस्टल वार्डन की प्लेलिस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप साधारण ब्याज के प्रश्नों को भी ट्रिक के माध्यम से बना सकते हो बिना फॉर्मूला को यूज किए, जैसे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हमने कई बार सॉल्व किया है। अगर आपको वो वाला ट्रिक पता होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में ही बना सकते हो, ठीक है। तो सभी आप इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आपको जो भी मेथड पता है, जो भी कंसेप्ट पता है, जो भी ट्रिक पता है या फिर जो भी फॉर्मूला पता है, ठीक है, आपको देखिए जो चीज़ लगाना है वो चीज़ आप लगाइए, लेकिन सभी से ये प्रश्न बनने चाहिए। तो सभी का कमेंट आना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ये। और ये क्वेश्चन भी आपका देखिए व्यापम में 2-2 बार पूछा गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अब देखिए धनराशि कितना है, इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिए इसका ट्रिक क्या है, क्या दिया गया हमें, कोई सा भी धनराशि हमें कितना है ये हमें नहीं पता। तो देखिए जो चीज़ हमें नहीं पता रहता उसको हम हमेशा 100 मान करके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो कोई राशि, ठीक है, उसको हमने माना दोस्तों 100, क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष में वो 2 गुना हो जाता है, 6 वर्ष में, ठीक है, 6 वर्ष में वो
कितना हो जाता है दोस्तों, 2 गुना। मतलब पहले वो 100 रुपये था तो 6 वर्ष में वो कितना हो गया दोस्तों, 200 हो गया। ठीक है, 2 गुना हो गया, मतलब 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो गया। ठीक है, मतलब देखिए 100 रुपये की राशि को 200 रुपये होने में 100 रुपये की राशि 200 रुपये कैसे होगा, मतलब उसमें 100 रुपये का ब्याज बढ़ा होगा। ठीक है, उसमें 100 रुपये का ब्याज बढ़ा होगा, तभी 100 रुपये की राशि 200 रुपये हो गई है। ठीक है, ये हमारा हो गया एक कंसेप्ट। अब उसके बाद देखिए क्या बोला है, अगर इस प्रकार से कंडीशन हो, ठीक है, 2 गुना हो तो कितने वर्ष में वो 4 गुना हो जाएगा। मतलब यही 100 रुपये की राशि कितने वर्ष में, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें टाइम निकालना है, कितने वर्ष में वो 4 गुना हो जाएगी। मतलब 100 रुपये का वो 400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपये की राशि को 400 रुपये बनने में कितना वर्ष लगेगा, यही चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछा गया है ना। तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये की राशि 400 रुपये होने में इसको कितने का ब्याज लगा, इसको लगेगा दोस्तों 300 रुपये का ब्याज। मतलब 300 रुपये, जो 100 रुपये की राशि थी उसमें 300 रुपये का ब्याज लगने के बाद वो राशि 400 रुपये हो गया। मतलब यहाँ से आप समझिए 100 रुपये ब्याज होने में उसको कितना समय लगा दोस्तों, 100 रुपये ब्याज होने में उसको कितना समय लगा, 6 साल लगा। ठीक है, उसको लगा दोस्तों 6 साल। 100 रुपये का ब्याज होने में उसको लगा दोस्तों 6 साल। तो यहाँ पर देखिए 300 ब्याज बनने में, ठीक है, 300 ब्याज बनने में, मतलब 3 गुना ब्याज बनने में उसको कितना टाइम लगेगा। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 3 गुणित 6, कितना समय लगेगा दोस्तों, 6 तिया 18, कितना समय लगेगा, 18 वर्ष। ठीक है, कितना वर्ष लगेगा दोस्तों, 18 वर्ष, विद इन सेकेंड। बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने में। ठीक है, हमें कोई सा भी फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई सा भी, बस हमें इसमें कोई सा भी लंबा चौड़ा हमें कैलकुलेशन नहीं करना। बस हमें जो ट्रिक पता है वही ट्रिक को हमें यूज करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब दोस्तों देखिए मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को भी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सिखाया हुआ है, तो आप बिल्कुल जाकर के सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ दोस्तों आप सभी का कितना नंबर आया ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ देखिए मैं आपको बार बार बोलूँगा दोस्तों कि आप तुक्का लगाने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि कंपटीशन आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा है। वैसे तो 6 लाख मैंने अभी आपको बोल दिया था, 6 लाख के स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डबल फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई है, लेकिन फिर भी कंपटीशन का लेवल आपको पता है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो आप सभी क्वेश्चन को बिल्कुल सीरियस होकर के बनाइएगा, चाहे आपका मैथ्स का हो या फिर आपका हिंदी का, आपका कंप्यूटर का। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका कंप्यूटर और ये मैथ्स से ही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है आपका ये छात्रावास अधीक्षक के पेपर में। तो देखिए इसी के साथ दोस्तों हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल मैथ्स को, जो भी आपका सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने मैथ्स को पूरा कंप्लीट, पूरा 0 लेवल से हमने कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है, जिसको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता उससे भी मैथ्स बनेंगे। बस आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जाना है प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप क्लास 1 से लेके स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, क्लास 1 से लेके इसी प्रकार से हमने लगातार क्लास को कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है, और क्लास को कंप्लीट कराने के बाद हमने दोस्तों इसका मैराथन भी कराया हुआ है, और मैराथन के बाद सभी का हमने मॉक टेस्ट भी कराया हुआ है। ठीक है, अगर आप ये सभी वीडियो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखते हैं, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपका बिल्कुल 25 में 25 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, गणित में मैं आपको गारंटी देता हूं 25 से 25 नंबर कहीं नहीं जाएगा। आपको कहीं से भी पैसा लगा करके कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, सभी क्लास बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। तो आप जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी क्लास का PDF नोट्स मिल जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, खास करके ज़रूरतमंद बच्चों को जो है कोई कोचिंग क्लास अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, कोर्स परचेज नहीं कर पाते, उन तक आप हमारा वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। तो फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में।